आप लोग ठीक ठाक हैं? सही सलामत सब दुरुस्त चल रहा है ना? सब बढ़िया। वैसे बहनों भाइयों, मैं आपको बतला दूंगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं आपको बतलाऊं कि मैं आ रहा था जब हमारी अंतिम सभा है इस चुनाव की। कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद इस चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। तो सबसे बड़ी बात, शायद इस स्थान पर पहली बार मैं आया हूं, किसके पहले कभी आया हूं? 2 बार पहले आ चुके हैं। याद है आप लोगों को? अरे अच्छा, कमाल है। बताइए, अब मैं पुराना मेहमान हो गया, फिर भी तीसरी बार आया हूं, उसके बाद भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। और बहनों भाइयों, यह स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि आज यह अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, और मेरी यह अंतिम सभा है बिहार के चुनाव प्रचार की। मैं जब हेलीकॉप्टर में आ रहा था, हवा में जब उड़ रहा था, तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कहां कहां पर अब तक मैंने अंतिम सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया है, देश के किन किन राज्यों में, और वहां पर चुनाव परिणाम क्या रहे। तो बहनों भाइयों, आप सबको ये बतलाते हुए मुझे खुशी हो रही है, जहां जहां भी मैंने अंतिम सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया है वहां पर हमको विजय हासिल हुई। और मुझे लगता है कि यहां के लोग वह रिकॉर्ड टूटने नहीं देंगे। बहनों भाइयों, जहां तक एनडीए का प्रश्न है, एनडीए केवल दलों का गठबंधन नहीं है, यह नेक इरादों का गठबंधन है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, एनडीए के घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है, बहुत सोच समझ कर कहा है। और मैं कहना चाहता हूं, उसे एक सामान्य घोषणा पत्र मत मानिएगा। अपने घोषणा पत्र में जो हम लोगों ने कहा है वो हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा है, अटल प्रतिज्ञा है। जो भी कहा है हम उसको अक्षरशः पूरा करेंगे। हमारे कहने और करने में अंतर नहीं होगा, क्योंकि भारत की राजनीति के पन्नों को पलटकर आप देखिए तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि नेताओं के कहने और करने में, कृति और कथन में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं का पर से जनता का विश्वास पहले की अपेक्षा धीरे धीरे कम होता चला गया, लेकिन अब धीरे धीरे बदल रहा। और यह विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया, क्योंकि नेता कहते कुछ थे, करते कुछ थे। यहां तक कि गांव घर में भी कोई जब बच्चा ज्यादा झूठ बोलता था, इधर उधर करता था, तो लोग कहते थे ये नेता होगा। बहनों भाइयों, मैं उसे राजनेता नहीं मानता जिसके कहने और करने में अंतर है। मैं तो अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी कहता हूं, उत्तर प्रदेश का भी मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, लाख हो जाए मैं आश्वासन नहीं दूंगा। और जी बाई चांस यदि निकल गया मेरी जुबान से बहनों भाइयों, तो चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम उसे पूरा करके ही दम लेंगे। भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और मैं यकीन दिलाता हूं कि काफी हद तक हम लोगों ने उस पर विजय भी प्राप्त की है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014
या लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मैं ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। चुनावी घोषणा पत्र हमारी ही देखरेख में बनना था। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी जी थे। मोदी जी बार बार कहते थे कि राजनाथ जी जरूर देख लीजिएगा, कहीं ऐसा न हो ये लोग ऐसी बात उसमें डाल दें कि सरकार बनने के बाद हम पूरा ही न कर पाए। मैंने कहा मोदी जी चिंता मत करिए, पूरी सावधानी में स्वयं बरतूंगा। 2019 और 2024 का भी घोषणा पत्र बनने लगा तो उन्होंने कहा कि इसे आप ही देखिए, और मेरी ही देखरेख में बहनों भाइयों 2019 और 2024 का भी घोषणा पत्र बना था। यहां बैठे सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रेस के मित्र होंगे उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए। जो कहा था बहनों भाइयों अक्षरशः उसको निभाया है, उसका हम लोगों ने पालन किया है, एक भी वादा खिलाफी नहीं की। हम लोग कहते थे ना भारत को हम विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन यह भी सच्चाई है, जब तक बिहार विकसित बिहार नहीं बनेगा तब तक विकसित भारत बनाने का हमारा स्वप्न भी साकार नहीं हो सकता। लेकिन शुभ संकेत यह है कि जंगल राज को पीछे छोड़कर, आरजेडी के जंगल राज को पीछे छोड़कर नीतीश कुमार जी बिहार को विकास के पथ पर लेकर तेजी से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसे मैं शुभ संकेत मानता हूं। और आप ये कहेंगे कि ये बताइए एक आध दो उदाहरण दीजिए, आप कैसे आप भारत को विकसित भारत बना लेंगे। बहनों भाइयों एक दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं, और बहुत जो जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बात गलत हो झूठ हो तो जनता के बीच खुलकर बतलाइएगा कि राजनाथ सिंह आए थे और झूठ बोल कर गए। बहनों भाइयों राजनीति में मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं डंके की चोट पर इस बात को मैं कहना चाहता हूं। हम लोगों ने कहा था विकसित भारत बनाएंगे। 2014 में जब चुनाव हुआ था उस समय हमारी सरकार बनी थी, तो हमारा भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। बहनों भाइयों 8-9 वर्षों के अंदर वह करिश्मा हो गया। जो हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। मैं नहीं, भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं और पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए मैं यह भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बिहार में राजनीतिक सामाजिक जागरूकता बहुत अधिक है। मॉर्गन स्टैनले एक फर्म का नाम है, उसे मैं 3-4 फर्मों का नाम बतला सकता हूं। मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, 1 साल के अंदर यह भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो मैं बहनों भाइयों आपसे पूछना चाहता हूं, यदि भारत अर्थव्यवस्था के आकार यानी धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा, तो हमारा ये बिहार पीछे रहेगा। इतनी बड़ी जनसंख्या का राज्य हम पीछे छोड़कर भारत को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। इसलिए चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़े। लेकिन मैं बिहार के लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, देश की प्रतिष्ठा, देश की इज्जत अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था
तो भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे। कहते थे भारत तो गरीबों का देश है, भारत कमजोर देश है, भले ही जनसंख्या बहुत अधिक हो। हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक कोई लेता ही नहीं, सुनते नहीं। लेकिन बहनों भाइयों, सीना ठोक कर आज कहो हमारे बिहार के बहनों भाइयों, आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। आज यह भारत की हैसियत हो गई है। इसलिए मैं आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, इस चुनाव का एक विशेष महत्व है और इस चुनाव में मैं देख रहा हूं चाहे आरजेडी हो अथवा कांग्रेस के नेता यहां की सामाजिक ताने बाने को, यहां के सामाजिक समरसता को तार तार कर देना चाहते हैं, छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। एक कांग्रेस के नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान को मैं सुना, मैं तो हैरत में रह गया। उनका बयान था कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। क्या बहनों भाइयों, ऐसे लोगों के द्वारा यह देश आगे बढ़ेगा? यह बिहार विकसित बिहार बनेगा? एनडीए का जहां तक प्रश्न है, जाति पंथ और मजहब की हमने राजनीति नहीं की है। हमने राजनीति की है, जब भी की है, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति हम लोगों ने की है। जाति और पंथ के आधार पर चुनावी कामयाबी हासिल की जा सकती है, लेकिन देश नहीं बनाया जा सकता। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। मेरे बहनों, भाड़ में जाए ऐसी राजनीति, जिस राजनीति के कारण हमारा देश का मस्तक न ऊंचा हो, ऐसी राजनीति भाड़ में जाए। मैं कांग्रेस और आरजेडी के दोस्तों को बतलाना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक कान खोलकर सुन लें, भारत यह ऐसा वैसा भारत नहीं है। भारत के ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत की धरती से गया है। मेरे बहनों भाई, और वहां पर जाति पाति पंथ और मजहब की बात की जा रही है, सामाजिक ताने बाने को एकदम छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जा रही है। कौन जवाब देगा? वो शारीरिक बल से जवाब नहीं दिया जा सकता, लोकतंत्र में चुनावी माध्यम से ही जवाब दिया जा सकता है। मेरे बहनों भाई, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या है भारत? लोग समझें, हिंदू हो मुसलमान हो, सब भाई भाई। या तो केवल भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बदनाम करते हैं केवल सरकार बनाने के लिए, और कुछ लोग गुमराह हो भी जाते हैं। अरे भारत को समझो, भारत है क्या? दुनिया में कोई देश इस टक्कर का नहीं है मेरे बहने भाइयों, भारत ही है। हमारी माताएं बहनें घर में आटा गूंथती रहती हैं रोटी बनाने के लिए, चींटी भी बगल से गुजर जाती है तो पैर से दबाकर उस चींटी को मारती नहीं है, बल्कि थाली से आटा निकालकर उस चींटी के सामने डाल देती हैं और उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करती हैं। तो हमारी भारत की माताएं और बहनें करती हैं। ये है भारत। उस भारत के बारे में ऐसा दुष्प्रचार। बहनों भाइयों, बिहार को बचा लो, यही मैं कहने आया हूं। और संगीता को मैं कहूंगा, संगीता ने बहुत सूझबूझ से काम लिया, बहुत सोच समझ कर काम लिया। अब आप कहेंगे कि आप लोग क्या क्या करेंगे, तो जो कुछ भी हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहा है, मैं समझता हूं उसके पहले आप लोगों ने बतलाया है कि नहीं बतलाया?
घोषणा पत्र में बतला दिया था, मालूम हो गया है ना। अब हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का वादा नहीं किया था 2014 में, लेकिन बहनों भाइयों सरकार बनते ही मैं और प्रधानमंत्री जी दोनों लोग बैठे थे जब सरकार 2014 में बनी। अधिकारियों की बैठक ले रहे थे प्रधानमंत्री जी, मैं भी बगल में ही बैठा था। मैंने पूछा ये खाता क्यों खुलवा रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? कहे राजनाथ जी बाद में बताएंगे। बाद में उन्होंने बताया बैठक समाप्त होने के बाद इसका लाभ क्या होगा। उन्होंने कहा इसके माध्यम से हम घर घर में पैसा भेजें। वाह! और बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 आपके खाते में पहुंच रहा है। अब सुन लीजिए 6,000 मिल रहा है, बना दीजिए सरकार, 9,000 हो जाएगा। अब देखिए यदि कांग्रेस का शासन होता और लालू जी का शासन होता या हमारे नौजवान तेजस्वी का शासन होता तो क्या होता? 6,000 रुपया सरकार के खजाने से चलता, बामुश्किल 2,000 रुपया आपकी पॉकेट में पहुंचता। ये सच है कि नहीं? लेकिन बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषण देकर समाप्त नहीं, भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषण देकर नहीं लगाया जा सकता। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है तो व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा, और आपने देखा हम लोगों ने व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। अब दिल्ली के बैंक से पैसा निकलता है और सीधे सीधे आपके बैंक के आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। एक भी पैसा इधर उधर कोई मां का लाल खाने नहीं पाता। ये है नीयत यदि साफ होती है तभी व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन हो सकता है। और ईमानदारी को लाना है तो वास्तव में व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना ही होगा, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब ये बताइए, अब कहते हैं ये आरजेडी के नेता हम आएंगे तो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। बहनों भाइयों, लगता है कि उन्होंने गणित नहीं पढ़ा। मैं तो गणित का छात्र रहा हूं, मैं एमएससी तक फिजिक्स मैथमेटिक्स सब पढ़ा है। थोड़ा सा गणित पढ़ा दीजिए। अब यदि हर घर में एक नौजवान को बिहार में नौकरी देंगे तो जानते हैं कितना पैसा खर्च होगा? 12 लाख करोड़, कम से कम 12 लाख करोड़ खर्च होगा। अब बजट इनका कितने का है? 3-3 लाख करोड़। तो मैंने भाई ये बताइए, पॉकेट में पैसा 3 रुपया और आप कह रहे घबराओ मत, तुमको 12 रुपए की मिठाई खिलाएंगे। क्या तमाशा है! मैंने झूठ बोलने की भी एक इंतहा होती है। मैं कहना चाहता हूं आरजेडी कांग्रेस के दोस्तों से, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। राजनीति जाए इसी भाड़ में, इसे समाज के लोगों में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के प्रति विश्वास का संकट पैदा हो। क्या जरूरत है इसी राजनीति? ऐसी कई घोषणाएं की है, केजी से लेकर पीजी तक, केजी से लेकर पीजी तक गरीब जो नहीं पढ़ सकते हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त की पढ़ाई कराई जाएगी। बहनों भाइयों, ये भी हम लोगों ने लिखा है। हाँ, रोजगार देंगे लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं देंगे। देखिए, वोट देना हो दीजिए, न देना हो मत दीजिए। हम आपको झूठ बोलकर हम समर्थन नहीं देंगे। आपको झूठ पर यदि विश्वास है तो विश्वास करते रहिए, हम झूठ बोलकर आपका समर्थन नहीं देंगे। हाँ, रोजगार की बात हम जरूर करते हैं। जिनको सरकारी नौकरी मिल सकती है सरकारी नौकरी मिलेगी, जिनको नहीं मिल सकती है उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी, कोई न कोई छोटा मोटा रोजगार जरूर उनको प्राप्त हो जाए। अब जैसे हम लोगों ने तय किया है कि 100 लघु, सूक्ष्म, मध्यम, बड़े
उद्योगों के लिए 100 पार्क बनाए जाएंगे, बड़े बड़े, हजारों एकड़ में होते हैं, और उनमें नौजवानों के अंदर स्किल डेवलप करके, कौशल, काम करने की कला विकसित करके उनको काम दिया जाएगा। सबको सरकारी नौकरी नहीं, उनको काम दिया जाएगा ताकि वो भी अपनी रोजी रोटी कमा सकें और साथ ही साथ देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। यह काम करेंगे, लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं देंगे। अब जैसे मैं रक्षा मंत्री हूं, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बना हुआ है, वहां पर बम, तोप, गोले, मिसाइलें बन रही हैं। और आपने देखा होगा, यदि अखबार पढ़ा होगा ठीक तरीके से, तो हिंदुस्तान के लगभग सभी समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पर एक खबर छपी थी, जब मैंने लखनऊ में मिसाइल बनवानी शुरू की थी और लखनऊ से मिसाइल जब उस दिन जा रही थी, एक देश को के लिए भेजना था, एक्सपोर्ट कर रहे, सारे अखबारों में छपा था। तो बहनों भाइयों, डिफेंस पार्क बनेगा यहां, उसमें बम, तोप, गोले, मिसाइलें बनेंगी तो बिहार की धरती पर बनेंगी, हमारे बिहार भाइयों के हाथों से बनेंगी। और अभी तक डिफेंस पार्क केवल 2 राज्यों में, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तीसरा राज्य यदि कोई होगा तो बिहार होगा। यह हम लोगों ने फैसला किया है। लेकिन मैं झूठ बोलकर आपका समर्थन नहीं हासिल करूंगा बहनों भाइयों। और आप मानकर चलिए, बिहार की अब तक क्या हालत थी। बिहार आप जाते थे, बिहार के बारे में आज के 10-15 वर्षों पहले धारणा ठीक नहीं थी। बड़े योग्य लोग होते हैं, जो बच्चे निकल गए बाहर, क्या करिश्मा कर रहे हैं। यहां के लोगों में योग्यता, प्रतिभा, क्षमता की कमी नहीं है। बिहार जब विकसित बिहार बनता जाएगा, और सचमुच बिहार बदल रहा है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। 3-4 महीने में पहले पटना आया था, एक कार्यक्रम को संबोधित करना था, तो मैंने पटना की बदली हुई हालत देखी, तो मैंने कहा, अरे पटना तो बदल गया, बदल रहा है। अब बिहार में जब मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखता हूं, पहले कच्चे ही कच्चे मकान दिखाई देते, अब सारे पक्के ही पक्के मकान दिखाई देते, चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई देती हैं, पक्की पक्की सड़कें दिखाई देती हैं। ऐसा बिहार दिखाई देता है। अब डंके की चोट पर आप जाएंगे, सीना चौड़ा करके बाहर आप कहेंगे ना, आइए ना हमारा इंडिया के बिहार में, आइए ना हमारा इंडिया के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। अब बहनों भाइयों, आरजेडी के लोग क्या कहेंगे, आइए ना हमारा बिहार में, कट्टा मार देंगे कपार में। बहनों भाइयों, वो जमाना लद गया, किसी मां की लाल की हैसियत नहीं है, कट्टा कपार में मार दे। लेकिन दुख होता है जब आरजेडी की एक सभा में 6 साल 7 साल के बच्चे को खड़ा करके उससे यह भाषण दिलवाया जा रहा था। पहले हम लोग अनपढ़ थे तो लाठी लेकर चलते थे, तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम कट्टा लेकर चलेंगे। लानत है इसी राजनीति को। माने एक मासूम बच्चे से, उसका दोष नहीं है, आप क्या संस्कार देना चाहते हैं। बहनों भाइयों, इस बिहार की वापसी फिर से जंगल राज की ओर नहीं होनी चाहिए। मैं यह आप सबसे अपील करना चाहता हूं। और मैं यह भी जानता हूं कि विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था, वो रहेगी यहां की। ये कांग्रेस वाले भी बार बार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक राहुल जी ने आजकल शुरू किया, वोट चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही। धंधो मारा।
मैं यहां इतने लोग खड़े हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, आपका वोट चुरा लिया गया है कि नहीं चुरा लिया गया है? आपका वोट आपके पास है कि किसी ने चुरा लिया? बताओ भैया, आपका वोट चुराया गया है कि नहीं चुराया गया है? नहीं चुराया गया। अब वो आकर कहे वोट चोरी हो गई। मैं राहुल जी आपसे कहना चाहता हूं, वोट चोरी हो गई, किसके वोट की चोरी हो गई, कहां चोरी हो गई, लिखकर आप चुनाव आयोग को दो। यदि चुनाव आयोग पर आपका विश्वास नहीं है तो आप इस देश की सबसे बड़ी अदालत पे, सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हो, आप जाओ, लेकिन हमारी भारत की जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करो। वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, कुछ नहीं आता। अरे और भी भाषण है भैया, कुछ नहीं आता, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। कोई चोरी नहीं है भैया भाई, नीयत में खोट है, नीयत में खोट है, हताशा है, निराशा है। कहते हैं मैं इसलिए चाहता हूं जातीय जनगणना। भाई जातीय जनगणना तो हम लोगों ने माना है, हम तो कर ही रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है। जातीय जनगणना मैं इसलिए चाहता हूं कि ताकि सबको, सबके सामाजिक न्याय हो सके, सभी जातियों को सबका हक मिल सके। तो मैं पूछना चाहता हूं, राहुल जी बताइए, नेता विरोधी दल का एक पद था तो स्वयं ही आप उस पद पर बैठ गए। आपने किसी अनुसूचित वर्ग को वहां बैठाया नहीं, पिछड़े वर्ग को बैठाया नहीं, मुसलमान को बैठाया नहीं, कहां गया आपका सामाजिक न्याय? भाई नेता तो तब जब आप खुद किसी को बैठा दिए होते और कहते कि देखिए हमने कर लिया। भाषण केवल देकर अनाप शनाप की बातों से जनता का विश्वास नहीं हासिल किया जा सकता। बराबर इन लोगों ने जाति धर्म के आधार पर राजनीति करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है बहनों भाई। और बहनों भाइयों, देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हो रहा है। अभी चर्चा कर रहे थे, नौजवान नारेबाजी कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर। मई में जब यह घटना हुई, जिस दिन हुई उसके दूसरे दिन ही मैंने सारे सेनाध्यक्षों की बैठक बुलाई। वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, आर्मी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। बहनों भाइयों, आग तो लगी ही थी। ये लोग बैठे थे, मैं पहुंचा, जो ही मैं बैठा, पहला सवाल मैंने किया, आतंकवादियों के खिलाफ हमें ऑपरेशन करना है और जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे, आप तैयार हैं? बहनों भाइयों, मुझे आपको बताते हुए खुशी होगी, हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने क्षण भर की देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि जो भी आदेश होगा उसके अनुसार हम ऑपरेशन करने को तैयार हैं। फिर हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे। दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी को सारी स्थिति की जानकारी वैसे थी ही, वो बड़े जागरूक हैं, हर चीज की जानकारी बहुत सटीक रखते हैं। जो कुछ भी और सी बातें छूटी थी वो सारी बतलाई गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग तैयार हैं तो हमारी तरफ से खुला हाथ आपको दिया जाता है, जो करना चाहते हो आप कर डालिए। और उसके बाद आपने देखा बहनों भाइयों, जहां भी टारगेट तय किया था उसको धराशायी करने में हम लोगों ने पूरी कामयाबी हासिल की है। किस तरीके से आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा था, किस तरीके से मारा था। कश्मीर की वादियों में हमारे लोग परिवार के साथ घूमने गए थे और ये पाकिस्तानी आतंकवादी चोरी छिपे भारत की सीमा में घुस आए और हमारे लोगों को धर्म पूछ पर मारा। तुम्हारा धर्म क्या है? बहनों भाइयों, लेकिन हम लोगों ने मारा तो धर्म देखकर नहीं मारा, हम लोगों ने मारा तो उनका कर्म देखकर मारा है, कर्म देखकर मारा है। यह भारत में और दूसरे देशों में अंतर है। धर्म देखकर हम लोगों ने नहीं मारा। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे,
जिन्होंने हमारे लोगों को मारा था, हमने उन्हीं को मारा। पूरी सावधानी हम लोगों ने बरती कि पाकिस्तान में जहां आम लोग रहते हैं, एक आध दो लोगों ने कहा अरे साहब ठोक दिए होते सबको। नहीं बहनों भाइयों, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। जिन लोगों ने अपराध किया था उनको सजा मिलनी चाहिए थी, और मिली। और आगे कुछ हुआ तो बहनों भाइयों, न भूतो न भविष्य, यह देखने को मिलेगा। भारत का मस्तक हम लोग झुकने नहीं देंगे मेरे बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में। विश्वास रखिए, भारत के पास ताकत होने के बावजूद भारत किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है, सारे विश्व को अपने साथ लेकर चलना चाहता है। यह भी एक कारण है कि भारत की प्रतिष्ठा सारे विश्व में तेजी के साथ बढ़ रही है। यह भी एक विशेष सोच भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप सबका समर्थन हम सबको प्राप्त होना चाहिए। जंगल राज की वापसी बहनों भाइयों अब नहीं होनी चाहिए। दे देंगे समर्थन पक्का? पीछे वाले भैया खड़े हैं, आप लोग भी दे देंगे सब मजे में? संगीता सबको जानना, एक बार अभिवादन करना। बहनों भाइयों, हम समर्थन मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं आप सबसे, तो बिहार बनाने के लिए और साथ ही साथ देश बनाने के लिए आपसे समर्थन मांग रहे हैं। संगीता कुमारी से भारी भरकम वोटों से जिता दी है। आरजेडी कितने से जीती थी? कितने से? आरजेडी से 12,000। बहनों भाइयों, वहां 12,000 जीती थी, तो यहां कितने वोट से जिताएंगे? 50? पक्का? क्या भैया पक्का है? एकदम पक्का ना? तो बहनों भाई 50 छोड़िए, 40,000 से भैया आपने जिता दिया। तो मैं संगीता कुमारी को कहूंगा कि एक बार फिर से मुझे यहां बुला लेना, फिर से यहां बुला लेना, और दोबारा मैं यहां आना चाहूंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा। 40,000 मतों से जो आपने विजय दिलाई है, उसके लिए शीश झुकाकर अपना आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।